हेलो फ्रेंड्स, अशोक आई इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम 2022 का पेपर देखने जा रहे हैं पीवाईक्यू की नज़र में। ठीक है, तो इससे पहले भी कई वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो प्रश्नों के पहले हमको क्या देखना होता है? सिलेबस देखना होता है। तो हम सिलेबस के बियॉन्ड कभी नहीं जाएंगे। कभी भी जो भी सीरीज हम पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है हमारी पढ़ाने की कि पढ़ाने की रणनीति में हम सिलेबस को जो है जरूर ध्यान देते हैं। तो आप लोग भी ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो पीवाईक्यू तो हम देख ही रहे हैं, उसके साथ सिलेबस भी देखेंगे। तो यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिए। भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, फिर भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, ठीक ऐसे दिया। फिर विश्व का प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ऐसे ही जो है आप भी सिलेबस को अच्छे से देख करके पढ़ा करिए। ठीक है, अब इसमें क्या अंदर पढ़ना है इसके लिए हम कभी चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या 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 चीज़ें आएंगी, कि प्राकृतिक में क्या आएगा, सामाजिक में क्या आएगा, आर्थिक क्या आएगा। हालांकि मैंने मेंस के सिलेबस को यहाँ पर काफ़ी डिफाइन कर दिया है। बाकी हमको पीवाईक्यू देखने के बाद ही चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो मेंस के सिलेबस को मैंने जो है 2011 के डिटेल एनालिसिस पेपर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर भी जो है समय ज़्यादा खर्च होगा और उससे क्या होता है वीडियो भी लंबा हो जाता है। बाकी आप वहाँ अगर उस सीरीज को देख रहे हो तो उसका लाभ वहाँ भी मिल जाएगा। बाकी हमने इसको देखिए यहाँ पर दिखाने के लिए आपको डाल दिया कि ये चीज़ें देखो, हमने अच्छे से दिखा दी है कि ये सिलेबस को जो मेंस का सिलेबस है, जैसे यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट दिया है तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर पॉइंट को अच्छे से डिटेल में किया। फिर यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट है तो हमने 11 नंबर पॉइंट को अच्छे से डिटेलिंग की। अब इसी में ये प्रीलिम्स के स्तर में ये चीज़ें लगा रखी। इसी में जब मेंस का जब आप तैयारी करोगे तो मेंस में आंसर राइटिंग हम करा रहे हैं, आपको पता है। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे मेंस का, उससे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं सिलेबस के पॉइंटों को 10 10 20 20 25 25 50 50 इंपॉर्टेंस के आधार पर अच्छे अच्छे जो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनमें 100 शब्दों तक का जो है मटेरियल आपको दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपके अगर कहीं पर प्रश्नों में आप फंस रहे होगे तो वहां पर भूमिका ही केवल आपको सिलेबस से स्टार्ट कर दोगे तो प्रश्न बन जाएंगे। और आप देखना सिलेबस से ही यूपीएससी प्रश्न भी बनाता है। आप देखना बहुत ज्यादा जो सिलेबस से उठा के प्रश्न बनाता है। आप गवर्नेंस के पेपर मैंने कराया, गवर्नेंस के एग्जाम क्वेश्चन पेपर मैंने कराया, वहां पर भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो है जो भी पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। आप 12 नंबर पॉइंट देखिए, ये देखिए मैंने 12 नंबर पॉइंट रखे हैं कि 12 नंबर पॉइंट में क्या है। फिर ये चीज़ें देखिए इसमें क्या क्या है, सुनामी, ज्वालामुखी जो दिया है उसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा कर दिया और थोड़ा बढ़ा के लिख दिया कि कहाँ कहाँ तक ये पूछा जाएगा। फिर देखिए आप उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक, ठीक, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और जलवायु, द्वितीय क्षेत्र द्वितीय कच्चा माल स्रोत, ये परिवहन और श्रम को हमने 3rd नंबर में डाल दिया। ये पीडीएफ में यहाँ पर लगा दिया गया है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो परिवहन और श्रम को तृतीय क्षेत्र में, सेवा वाले क्षेत्र में आप डालिए। फिर शहरीकरण, शिक्षा, संचार, तकनीकी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब हम टाइप कराते हैं इनको तो जो टाइप करने वाला होता है वो कभी कभी थोड़ी सी हो जाती है गलतियां, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अभी तो हमने शुरुआत करी है, फिर भी हम कंटेंट में कहीं पर भी जल्दी गलती नहीं करते। 99% आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, लेकिन कई बार होता है 2-4% में। लेकिन हम यहाँ तो आपको बता ही रहे हैं ये चीज़ें। आपको मैंने उस पीडीएफ में खुद ही चेंज कर दिया, यहाँ पर नहीं चेंज कर पाया मैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, तो इसको मैं अभी चेंज कर दूंगा, आप ही के सामने चेंज कर देता हूँ, आप परेशान मत होइए। ये उठाया मैंने यहाँ से, ये कट मारा और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, ये हो गया। ये देखिए अब ये पीडीएफ को सेव भी कर दिया, ये आपके सामने ही चेंज हो गई। ठीक है, वहाँ पर भी मैंने चेंज किया था, इसको सेव करना भूल गया था, इसमें भी मैंने शायद चेंज किया था। ठीक है, तो खैर आपको परेशानी हो ना। अब हम यहाँ पर फालतू चर्चा न करते हुए ये चीज़ें आपको इसलिए दिखा दी कि ये चीज़ें हम सिलेबस के इधर उधर न जाते हुए सिंपल जो चीज़ें दी हैं उन्हीं के आधार पर सिलेबस को देखते हुए पढ़ाई करेंगे, कुछ भी फालतू की चीज़ें चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1। अब यहाँ पर इस सीरीज का महत्व क्या है कि हम पीवाईक्यू एक नज़र ही क्यों बता रहे हैं। जब डिटेलिंग में हम कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस में जब चीज़ें बता रहे हैं तो यहाँ पर अलग से क्यों वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आपके जो मेंटर होते हैं, आप कहीं से खुद पढ़ रहे होगे या आपको कहीं से बताया जाता है कि आपको यूपीएससी पीवाईक्यू देखना चाहिए, या खुद भी आप देखते हो कि पीवाईक्यू हमको देखना चाहिए, तो किस तरह पीवाईक्यू देखना चाहिए, पीवाईक्यू को लाभ कैसे मिलेगा। तो लाभ ऐसे मिलेगा कि हम यहाँ पर क्या बताते हैं, आपको थीम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रश्न रिपीट कर रहा है। मान लो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा है, मैपिंग से संबंधित बार बार सवाल आते हैं हर साल। तो आपको उन चीज़ों को गौर करना पड़ते समय कि ये चीज़ें जो है यूपीएससी पूछता है, तो यहाँ पर हमको गौर करने की जरूरत है। ऐसे कुछ भी हम अंधी दौड़ में शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए पीवाईक्यू को यहाँ पर महत्व पड़ जाता है। फिर इसके साथ साथ हम क्या बताते हैं कि थीम के साथ साथ प्रकृति भी बताते हैं कि यूपीएससी की प्रकृति क्या होती है। यहाँ पर कम, लेकिन डिटेल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा बताते हैं। फिर पैटर्न भी, पैटर्न और प्रकृति को हम एक ही तरह से मान के चलते हैं अभी तक। फिर कभी हम चर्चा करेंगे कि पैटर्न क्या होता है, वो सब बात की बातें हैं। तो यहाँ पर पैटर्न भी चीज़ों को बताते हैं कि यूपीएससी ने कैसे अपने पैटर्न को धीरे धीरे करके चेंज किया, अपनी प्रकृति को कैसे चेंज करता हुआ यूपीएससी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने कई बार बताया कि यूपीएससी शब्दावली से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। और ये कब चलती है, जब जैसे न्यूज़ में कोई चीज़ चल रही है तो यूपीएससी उससे तुरंत बना देगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल जो है डेली अखबार तो आपको पढ़ते पढ़ना है। एक मैगजीन मैंने आपको हमेशा बताई कि एक मैगजीन, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे जाओगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आते हैं लिमिटेड, लेकिन आप पूछोगे तो बेसिक से ही सवाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रीलिम्स के स्तर पे। मेंस में आपको करंट अफेयर का रोल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इतना करंट अफेयर के पीछे मत भागो कि जो है आपका बेसिक ही छूट जाए। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ों के साथ साथ करंट अफेयर को पढ़ना है, जोड़ करके हमेशा कोशिश किया करिए कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर में कोई चीज़ चल रही है तो उससे आपको उसको जोड़ लेना है। जोड़ करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है।
तो हमेशा पढ़ने का शैली हमेशा इसी रखो। जैसे कि मान लो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक है, बेसिक को आपने रिवीजन किया, इसके साथ साथ करंट में न्यूज़ में कोई चीज़ चल रही है तो न्यूज़ को ध्यान रखना है, तो न्यूज़ से बेसिक को रिवाइज कर लो या बेसिक से न्यूज़ में चले आओ। इस तरह से आपको हमेशा चक्र बना के चलना पड़ता है। ठीक, अब हम चलते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या संगत है? ठीक, पूर्वी मध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। अब आपको क्या करना है, लिवेंट को छोड़ दो। अब यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है, दोबारा पूछ सकता है तो हल्का सा देख लो कि यूपीएससी अगर दोबारा पूछेगा तो थोड़ा डिटेल में अंदर जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। लेकिन यूपीएससी ने आपको क्या सिखा दिया यहाँ पर, इस पीवाईक्यू के माध्यम से आपने क्या सीखा? इस पीवाईक्यू के माध्यम से आपने ये सीख लिया कि यूपीएससी शब्दावली संबंधित प्रश्न पूछता है। अब आपको क्या करना है, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट को देखना है, इसका मतलब भूमध्य सागर को जाकर के देखो। ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र को देखो, उसके आसपास कौन कौन से देश हैं उसको देखो। फिर उत्तरी अफ्रीका तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक का फैला हुआ क्षेत्र, तुरंत वहां पर देखो। इजिप्ट को देखो, नील नदी को देखो कि उसके आसपास, ठीक है, कि नील नदी है। फिर उसके आसपास ये देखो कि कौन कौन से खाड़ी देश में कौन कौन से आते हैं। फिर उसके बाद देखो फारस की खाड़ी और अफ्रीका के सुरंग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तुरंत आप यहीं पर एटलस, जब भी मैं इन चीजें बताऊं तो बगल में एक पुस्तक बुक और साथ में एक एटलस आप हमेशा रखा करिए, तभी आपको लाभ मिलेगा इसका। ठीक है, के पास का क्षेत्र भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, इसका मतलब भूमध्य सागर आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पर भूमध्य सागरी, फिर इसके साथ साथ भूमध्य सागरी जलवायु क्या होती है। भूमध्य सागर तो होता है, भूमध्य सागरी जलवायु क्या होती है, ये क्या अंतर है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। फिर हम चलते हैं, अब इसमें आंसर नहीं बताऊंगा कि क्या है लिवेंट, फिर उसी से जब इतना आप देख लोगे फिर उसके लिवेंट को सर्च करो कि लिवेंट क्या चीज है। लिवेंट को देखा, इसका जैसे आपको लिवेंट के बारे में पता चलेगा तो इसके बाद आपकी तैयारी की दिशा ही बदल जाएगी। अब यूपीएससी इससे दोबारा भले न पूछे, लेकिन आपको पता चल गया कि अक्सर समाचारों में कोई भी चीज चर्चा में रहती है तो यूपीएससी उससे सवाल बनाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, शिखर, पर्वत। अब यूपीएससी इससे भी बहुत सारे सवाल बनाता है कि शिखर पूछ लेगा, पर्वत पूछ लेगा। अब क्या कर रहा है यूपीएससी, मिक्स कर दे रहा है। पूछ लेगा नामचा प्रभा को मिक्स करके पूछ लेगा, किसी नंदा देवी तीनों को रख देगा। इसके बाद पूछ लेगा कि इनके क्षेत्र की विशेषताएं बताओ, ये कुछ और तरीके से पूछ लेगा। फिर यहाँ पर जैसे 2023 का पेपर 2022 में भी आपको देखने को मिलेंगे एक दो प्रश्न, यहाँ पर इसको बदल देगा, ये बदल देगा, इसको काट देगा, ये ऑप्शन लिख देगा केवल एक सही, फिर इसी तरह से केवल 2 सही, फिर इसी तरह से केवल 3 सही। ठीक है, 3 सही, और फिर इसी तरह से केवल 4 सही, या उपयुक्त में से कोई नहीं सही। तो ऐसे पैटर्न के साथ भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें भी कॉमन सेंस लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपका नॉलेज ज़्यादा काम देगा। इसलिए आपको बार बार बताते हैं कि बेसिक नॉलेज आपको अच्छी रखनी है, बेसिक नॉलेज। फिर उसके साथ साथ कॉमन सेंस तभी लगेगा जब आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा। एलिमिनेशन तभी लगेगा जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तो ही आपका जो है एलिमिनेशन लगेगा। फिर आपको प्रकृति यहीं पर पता चलती चली आ रही है जब हम बता रहे हैं, इसके साथ साथ थीम भी पता चलती चली है। इतने सब कुछ आपको पता चल रहा है, इसके बावजूद भी आप अगर ठीक से ना पेपर देखो, अब आप आंसर के चक्कर में पढ़ोगे तो मैं कुछ इसके लिए फिर मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हमारी डिटेल ऐसी सारी, वहां पर हम आंसर भी बताते हैं, वहां पर हल करना भी बताते हैं। यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि आप इसको रोक करके यहीं पर प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब इसका आंसर आप बताइए कमेंट में, आप लोग बताते ही नहीं हो। ठीक है, फिर कह रहा है कृषि की धान गहनता प्रणाली। अब धान गहनता प्रणाली क्या होती है इसके बारे में जरूर देखो, क्योंकि मेंस में भी पूछ सकता है। कुछ ऐसा नया पैटर्न है, नई चीजें हैं, अब ये कृषि के संदर्भ में मेंस में भी इसके बारे में पूछ लेगा, तो इसके बारे में पता हो। ये कहीं पर अब ऐसे शब्दों को क्या करते हो, डायरेक्ट मेंस में थोड़ी पूछ लेगा, इसके बारे में बताओ। अब ऐसी शब्दावली को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने रॉ मटेरियल के रूप में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे। तो प्रीलिम्स करते करते मेंस को देखो, मेंस करते करते प्रीलिम्स को देखो, ऐसे करते करते ही तैयारी होती है। ये थोड़ी ना कि प्रीलिम्स की हम अलग से सेपरेट तैयारी करेंगे और मेंस की हम सेपरेट अलग तैयारी करेंगे, तो पेपर फिर मेरे हिसाब से तो कभी नहीं निकलेगा आपका। फिर इसमें दे रहा है जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदान और शुष्कन किया जाता है। अब आपको क्लेदन और शुष्कन ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बताओ ये दोनों चीज क्या होती है। फिर यहाँ पर बीज की कम आवश्यकता, तो आपको कुल मिलाकर धान गहनता प्रणाली अच्छे से पढ़ना है। फिर यह क्या कह रहा है, बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बीज की कम खपत। हम तीनों के बारे में आपको पता होगी। जब ये पूरी प्रणाली अच्छे से पता होगी तो आप ये सीधे आंसर में पहुंच जाओगे। और तुरंत इसको देखो, फिर इसके बाद ये ऑप्शन को हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचोगे। हम कहेंगे हमको पुराने पैटर्न में रखना। अब यहीं पर सिर्फ आपको लिख दिया केवल 1 सही, केवल 2 सही, ठीक है, केवल 3 सही, केवल 4 सही। इस तरह से आप करोगे तो उसमें आपको जो है क्या होता है कि इसमें आप कॉमन सेंस कम लगता है। फिर थोड़ा सा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट लेने की क्षमता आपकी तब बढ़ेगी जब आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी कर लोगे जैसा मैंने 2023 वाला पैटर्न अभी बताया। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, अब ये देखो 2022 में भी 4-5 सवाल 2022 में भी पूछे थे, तभी तो उनका प्रयोग हुआ। यूपीएससी ने 5-6 सवाल डाल करके यूपीएससी ने 2022 के पेपर में प्रयोग कर लिया। अब मैंने अपने कुछ मित्रों से ये बोला था कि अगली बार यूपीएससी इससे प्रश्न बढ़ा देगा, देखना, और वही हुआ था। लगभग 40+ क्वेश्चन जो यूपीएससी ने सीधे सीधे इसी से पूछ लिए। तो ऐसा नहीं किए नहीं जा सकते थे, यूपीएससी उस समय के कट ऑफ भी तो नीचे गई, ये भी तो देखो। और उसके साथ साथ जो है कुछ प्रश्न पुराने पीछे से स्टाइल में या 2010 से पहले यूपीएससी जो पूछता था उस तरह का भी प्रश्न आए, तो उससे 47 लगभग 47-48 के आसपास क्वेश्चन वो थे। उससे भी आप 20 क्वेश्चन कर लेते, और इससे भी आप जो है कम से कम 20 क्वेश्चन इससे कर लेते, तो 40 क्वेश्चन में तो आप ऐसे कट ऑफ क्लियर हो जाता। कट ऑफ भी तो आपका कम गया था, ये भी तो देखो।
40-45 नंबर आपको ऐसे ही जो है मिल जाते हैं। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर नहीं। अब देखिए यहाँ पर जलाशय घाट प्रभा आपको जाकर देखना है कहाँ पर है। फिर गांधी सागर के बारे में देखो, इंदिरा सागर के बारे में देखो, मैथुन के बारे में देखो। फिर इसके बाद देखो तेलंगाना राज्य को देख लो, यहीं पर राज्य, उसके आसपास के राज्य देख लो, मध्य प्रदेश को देख लो, ठीक है, आंध्र प्रदेश को देख लो, छत्तीसगढ़ को देख लो। अब यहीं पर रिकॉल करो कि ये चारों राज्य जो है यहीं पर तुरंत पॉलिटी का भी यहीं पर रिवाज कर लो। कोई चीज पढ़ो तो उसमें तुरंत लॉजिक लगाया करो। अब ये चारों राज्य क्या 5वीं अनुसूची में है? 10 राज्य मैंने कल बताए थे। अब ये क्या 5वीं अनुसूची में 4 राज्य है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्या चारों जो है 5वीं अनुसूची में है। तुरंत आपको लगेगा यार हाँ यार ये तो वहाँ है, तो तुरंत आपको यहाँ भी पॉलिटी भी रिकॉल हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें। जब आप चीजों को पढ़ लोगे तो इंटरलिंकिंग ऐसे ही होती है, एक दूसरे से लिंक करना, ठीक है। जब आप मेंस लिखोगे तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करना आपको आ जाएगा। चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं। फिर क्या कर रहा है, देखिए ये भी मैपिंग संबंधित है, अफगानिस्तान के साथ लगी हुई। अब देखिए यूक्रेन काफी चर्चा में चल रहा है, ईरान अभी यूएस ने जो है हमला किया था उस समय, तो ईरान भी काफी चर्चा, उसमें 3 स्थान भी उसके चर्चा में चल रहे थे। आप कमेंट करके बताओ, 3 स्थान मैंने पहले वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। 3 स्थान कौन कौन से थे जहां पर अटैक किया था, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको याद करना है, तो यूपीएससी ऐसे नहीं पूछ लेता। फिर अफगानिस्तान में अभी फिर से ये चीजें पूछी जा सकती, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के जलालाबाद में आपको भूकंप की घटना देखने को मिली थी, तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको मैपिंग देखनी है। फिर अजरबैजान को देख लो, तजाकिस्तान देख लो, उज्बेकिस्तान देख लो, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इनमें से किनकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब इनमें से देखो, जब आप देखोगे तो ये चीज जो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक, तुरंत देखा करो। अब ये देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून का पहला पखवाड़ा, ठीक, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। अब आपको पता है 21 जून को आपको पता ही है कि ये चीज होती है। अब 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, 1 से लेकर के 15 तारीख तक का एक पखवाड़ा, फिर दूसरा पखवाड़ा 16 तारीख से 30 तारीख तक, 31 तारीख तक, मोटा मोटा आप मान के चलो पखवाड़ा, फोर्टनाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है दूसरा महीना है। तो ये तो खैर हम यहाँ पर आंसर नहीं बता रहे हैं, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। फिर यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में ये चीजें देखो कि क्यों लंबा होता है। यहाँ पर सीखना क्या है, क्यों लंबा होता है, कि वर्ष का सबसे लंबा दिन। अब फिर इसके बाद देखो कि ये तो उत्तरी गोलार्ध में पूछ लिया, अब यहीं पर अगर दक्षिणी गोलार्ध रख के यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तब कैसे पूछेगा। तुरंत देखो कि मकर रेखा में सबसे लंबा दिन कब होता है, तुरंत आपको लगेगा कि नहीं यार उसमें दिन तो 22 दिसंबर होता है, तो ऐसा क्यों होता है। फिर वहीं पर देखो आईटीसीजेड क्या होती है, तुरंत जब पढ़ो तो आईटीसीजेड कब नीचे होता है कब ऊपर होता है। जब ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या दिन बड़े होते हैं कि दिन छोटे होते हैं। फिर ध्रुवों पर क्या स्थिति होती है, वहां पर क्या दिन एक समान 6 महीने दिन 6 महीने रात। ये सब कॉन्सेप्ट जब आप रिवीजन करोगे, यहां पर देखोगे, जब आप चीजों को पढ़ोगे, इस तरह से सोचोगे, तब जाकर के ये प्रश्न अगली बार, अब हूबहू प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगली बार जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपका कॉन्सेप्ट जब यहीं पर क्लियर होगा तो आप चीजें ऑटोमेटिक पढ़ लोगे। यही चीजें तो मैं बार बार बता रहा हूं। फिर इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें, आईटीसीजेड हो गया, इसके साथ साथ और भी मैंने इससे पहले जो है 2011 के पेपर में डिटेल एनालिसिस में मैंने बताया कि जो है कोरियालिस बल क्या होता है, डोल्ड्रम क्या होता है, ये सब चीजें भी तो देखो आप। इस तरह से आप देखोगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, ठीक। मोनाजाइट थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। फिर भारत में केवल सरकारी निकाय के मोनाजाइट संसाधित निर्यात कर सकते हैं। अब इनमें से देखिए, ये दोबारा यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जो है मोनाजाइट के बारे में अच्छे से देख लो कि मोनाजाइट क्या होता है, ठीक, देख लिया। फिर इसके साथ अभी क्या हो रहा है, यूपीएससी ने एक शांति बिल पेश किया है। शांति बिल में क्या है कि अब जो है प्राइवेट सेक्टर को भी हम न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, मतलब उनको भी जो है क्या देंगे, उनको भी शेयर की यूपीएससी जो सरकार जो क्या करेगी कि जो न्यूक्लियर वाले क्षेत्र हैं वो अब प्राइवेट सेक्टर को भी फंड दे रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये मेंस के संदर्भ में पढ़ना होगा। लेकिन न्यूक्लियर के बारे में आपको, और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और अच्छे से देखना कि यूपीएससी उसके बारे में क्या, यूरेनियम के बारे में कैसे बना सकता है प्रश्न, ठीक है। इस तरह से आप जब सोचोगे तब जाकर के आपके प्रश्न आराम से होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो कि जो खनिज होते हैं, खनिज और अयस्क में क्या अंतर, बेसिक चीजें पढ़ो। खनिज प्लस अयस्क में क्या अंतर होता है, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, या कुछ जो सारे अयस्क होते हैं ये खनिज होते हैं क्या। इस तरह से कि मान लो खनिज है, ठीक है, ये अयस्क है, तो क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं या सभी खनिज अयस्क होते हैं। इस तरह से भी तुलना करके पूछो, क्योंकि यूपीएससी ऐसी तुलना करके भी प्रश्न पूछ देता है। और कभी भी लिखेगा तो घुमा करके उल्टा लिखेगा, कोशिश करता है। अभी तक के प्रश्नों में देख करके यूपीएससी लगता है, फितरत यूपीएससी की पता चलती है कि यूपीएससी उल्टा लिखने की कोशिश करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे उल्टा लिखे चाहे सीधा लिखे, आप आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि मोनाजाइट के बारे में आप ये देख लो कि मोनाजाइट क्या होता है, ठीक। ऐसे आपको प्रश्न करने को मिल जाएंगे, ठीक। फिर इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे प्रश्न आ गए, अब आपको नहीं पता है तो इसके बारे में कैसे दिमाग लगाना है। जैसे मोनाजाइट है, दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, थोरियम होता है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए यूपीएससी पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो चर्चा में चल रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो दुर्लभ मृदाओं का स्रोत हो सकता है क्या, तो ऐसे देखो कि ये जो है रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या, ऐसा कुछ दिमाग लगोगे। अभी यूपीएससी काफी चर्चा में चल रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर के। ये चाइना ने अभी जो है मना कर दिया यूएस को, हम कि ये सब नहीं देंगे, तो विरोध होने लगा। ऐसे भारत की क्या स्थिति है, तो यूपीएससी हर साल इनसे प्रश्न बनाता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फिर दक्षिण
भारत की गंडी कोटक घाटी कैनियन नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? अब देखिए घाटी पूछ रहा है। अभी जो है पिछले 3-4 महीने पहले मैंने एक जगह पढ़ा कि सुरू वैली जो होती है, सुरू वैली आपकी कहाँ पर है? पहले कमेंट करके बताओ मुझे। सुरू वैली ये आपकी जो है लद्दाख में है। इसके साथ द्रास घाटी देखो, वहाँ पर एक पक्षी पाया जाता था, वो पक्षी के बारे में जो है चर्चा में चला। अब यूपीएससी भले पक्षी ने पूछे, वैसे तो एनवायरमेंट में पक्षी भी पूछ सकता है। अब ये पूछ लेगा सुरू वैली कहाँ है, द्रास घाटी कहाँ है, तो तुरंत वहीं पर देखो। फिर उसके आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो भी देखो, तब जाकर के जो है आपकी तैयारी होगी इस तरह से। तब आपको इस तरह से प्रश्नों को देखोगे तब जाकर के आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे। अब तुरंत आपको यहाँ पर कावेरी नदी को देख लेना है, पेन्नार नदी को देख लेना है, मंजरा नदी को देख लेना है, तुंगभद्रा को देख लेना है। फिर इसके बाद गंडी कोटा घाटी, इसको भी जरूर देखो। कैनियन ये क्या होता है इसके बारे में भी देखो। फिर ये देखो कि कैनियन और यहाँ पर कैनियन और वैली में क्या अंतर होता है। यहाँ पर ये भी तो देखो कि यूपीएससी वैली भी पूछ लेता है घाटी में और हिंदी में कैनियन भी लिख रहा है, ये क्या है। जब इनको देखोगे तब जाकर आपकी भूगोल की तैयारी बेहतरीन होगी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? लेक टक विक्टोरिया, लेक ओगुटा, लेक फगुई बाइन, लेक वोल्टा। इस तरह से जो है आप देखो कि अब इनको देखो भी। अब वैसे भी विश्व की जो मुख्य नदियाँ होती हैं उनको देखना है आपको। फिर उसके साथ साथ जो झीलें हैं वो भी यूपीएससी पूछ लेता है। फिर पर्वत जो मुख्य हैं उनको भी देख लेना है आपको। फिर विशेष रूप से कोई शब्द अगर चर्चा में तो यूपीएससी शब्द पूछ लेता है, ठीक है। इनके यहाँ पर्वत पठार, ठीक है, ये सब चीज़ें। पेन थोड़ा सा काम ठीक से नहीं कर रहा है इस समय। पर्वत पठार इस तरह से जो है। फिर डेजर्ट, ये सब यूपीएससी बार बार पूछता है विशेष तौर पे, तो आपको इनको नज़रअंदाज नहीं करना। जब भी पढ़ो एटलस में 3 चीज़ों को जरूर देखो। फिर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास टीम थोड़ी सी कम है, नहीं तो मैं तो सच बता रहा हूँ कि आपको क्लास भी अपने तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ा देता है फ्री में सब कुछ। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फिर दोस्तों ये इतने प्रश्न पूछे थे, 9 प्रश्न। बाकी कुछ प्रश्नों को हम लोग एनवायरमेंट पे भी रख लेते हैं, तो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि कई बार कुछ प्रश्नों को हटाना बिल्कुल से अलग हो जाता है कि हम इसको एनवायरमेंट पे रखें कि उसमें रखें, ज्योग्राफी में रखें। कई बार ये होता है कि ज्योग्राफी की चीज़ें इकोनॉमी में रखें कि इकोनॉमिक चीज़ें ज्योग्राफी में रखें, क्योंकि कई बार मैच कर जाती हैं। अभी मैं जो है 2012 का प्रश्न देख रहा था, तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि इसको मैं एनवायरमेंट में रखूँ कि इकोनॉमी में रखूँ। ये बड़े यूपीएससी, क्योंकि कई बार मिश्रित करके यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो खैर हम करेंगे, आप लोग परेशान मत होना, प्रश्न आपको पूरे करा दिए जाएंगे। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।